गर्मी में गरीब की मटका कुल्फी। गोपाल नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी अपनी पत्नी पूनम और बेटी चिंकी के साथ एक गांव में रहा करता था। अपनी बेटी की पढ़ाई और घर का खर्चा निकालने के लिए गोपाल छोटे मोटे काम किया करता था। साथ ही हर गर्मियों में वो मटका कुल्फी बेचने का भी काम किया करता था। गोपाल के हाथ के मटका कुल्फी सभी बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद थे। ऐसे ही गर्मियों का समय शुरू होने वाला होता है और पूनम गोपाल से बोलता है, सुनिए जी, गर्मी आने वाली है, तो क्या इस बार भी आप कुल्फी बेचने का ही काम करेंगे? हाँ पूनम, उसके अलावा और क्या ही कर सकते हैं। कोई मेहनत मजदूरी का काम तो मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो 2-4 दिन के बाद वो काम भी खत्म हो जाता है। पर मटका कुल्फी में हमारी बचत भी तो नहीं हो पाती है। ज्यादा थोड़े बहुत ही पैसे बच पाते हैं। पैसे तो थोड़े बचते हैं, पर काम तो चलता ही जाता है ना। जब तक गर्मियां हैं तब तक लोगों को कुल्फी खाना बहुत पसंद है। ठीक है, फिर मैं आपका कुल्फी बनाने का सारा सामान बाहर निकाल देती हूँ। अब लगभग गर्मियों का मौसम आ ही गया है, तो आप कुल्फी बेचने का काम फिर से शुरू कर दीजिए। हाँ ठीक है, मैं कल से मटका कुल्फी बेचने के लिए गली गली निकल जाया करूँगा। इतना कहकर गोपाल घर से किसी काम के लिए निकल जाता है और पूनम गोपाल के कुल्फी बनाने के सांचे, मटका और बाकी सारी चीज निकाल कर बाहर रख देती है और उनकी अच्छे से साफ सफाई भी कर देती है। अगले दिन गोपाल मटका कुल्फी तैयार करने की सारी सामग्री लेकर आता है। क्योंकि गोपाल बहुत ही ज्यादा गरीब था, इसलिए उसके पास कुल्फी वाली रेहड़ी नहीं थी। गोपाल अपनी मटका कुल्फी को एक मटके के अंदर बर्फ रख के उसके ऊपर अपनी कुल्फियाँ रखकर फिर उस मटके को अपने सिर पर उठाकर गली गली ले जाया करता था और आवाज लगाता था, कुल्फी ले लो कुल्फी, ठंडी मीठी मटका कुल्फी, 5 रुपए 10 रुपए कुल्फी ले लो कुल्फी। गर्मी से राहत पाओ, गोपाल के हाथ की मटका कुल्फी खाओ। अरे आओ आओ, जल्दी आओ, कुल्फी खाओ कुल्फी खाओ। गोपाल की आवाज सुनकर आसपास के कई बच्चे और कुछ बड़े लोग उसके हाथों की बनी हुई मटका कुल्फी खाने के लिए आ जाते थे। गोपाल सभी को बारी बारी अपने मटके में से ठंडी ठंडी मटका कुल्फी निकाल कर देता था और जब उसकी सारी कुल्फी बिक जाती थी तब वो वापस से अपने घर आ जाता था। दिन गुजर जाते हैं, मटका कुल्फी बेच के जैसे तैसे गोपाल का गुजारा चल रहा होता है। ऐसे ही एक दिन गोपाल की बेटी चिंकी उसके पास आती है और बोलती है, पापा, मेरा जन्मदिन आने वाला है। इस जन्मदिन पर मुझे साइकिल ला दो। मेरे सारे दोस्तों के पास साइकिल है, बस मेरे पास ही साइकिल नहीं है। ठीक है बेटा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस बार मैं तुम्हें जन्मदिन पर साइकिल जरूर दिला दूं। अपने पिता की बात सुनकर चिंकी खुश होकर वहाँ से चली जाती है। तभी पूनम गोपाल के पास आती है और बोलती है, जी आपने चिंकी को ऐसा क्यों कहा, जबकि हम दोनों जानते हैं कि हम उसके जन्मदिन पर उसे साइकिल लेकर नहीं दे सकते हैं। फिर आपने उसे झूठा वादा क्यों किया? कोई बात नहीं पूनम, मैं कैसे भी करके अपनी बेटी को साइकिल लेकर ही दूंगा। देखता हूँ अगर किसी से थोड़ा बहुत पैसा उधार मिल गया तो। जी उधार लेने की क्या जरूरत है आपको? आप सीधा सीधा चिंकी को मना कर देते, वो समझदार है, समझ जाएगी। कैसी बातें कर रही हो पूनम, हमारी छोटी सी तो बेटी है, उसका दिल टूट जाएगा। देखिए, हमारे मटका कुल्फी के व्यापार में इतना ज्यादा कोई लाभ नहीं होता है कि हम अपने बच्चों की सारी इच्छाओं को पूरा कर सके। मैं मानती हूँ उसे बुरा लगेगा, लेकिन किसी झूठे दिलासे से तो एक बार का बुरा बनना ही ठीक है। चलो पहले जन्मदिन तो आने दो, फिर तब तक देखते हैं। अगर बात नहीं बनी तो हम दोनों मिलकर चिंकी को मना कर देंगे। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और हर गुजरते दिन के साथ गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। गोपाल रोजाना अपने घर से मटका कुल्फी बेचने के लिए निकल जाता है, पर इतनी गर्मी में गोपाल के मटके में रखी हुई सारी बर्फ पिघल जाती है, जिस वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता था कि उसकी सारी कुल्फी पिघल कर खराब भी हो जाती है।
ऐसे ही एक दिन जब गोपाल गली गली घूमकर आवाज लगा रहा था कि तभी एक आदमी उसके पास कुल्फी लेने के लिए आता है। गोपाल जैसे ही अपने सर से मटका उतार कर उसे मटके से कुल्फी निकाल कर देता है, तभी वो देखता है कि उसकी सारी कुल्फी या तो पिघलकर खराब हो चुकी है। और गोपाल निराश होते हुए उस आदमी से बोलता है, माफ कीजिएगा, सारी मटका कुल्फी तो खत्म हो गई। मुझे लगा शायद कोई एक बची होगी, तो वही देख रहा था। आप कल ले लीजिएगा। गोपाल की बात सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है, लेकिन अपने इस गर्मी की वजह से हुए नुकसान को देखकर गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सुबह से बेचारे की अभी तक कुछ कमाई भी नहीं हुई थी और जो कुल्फियाँ बची थी वो सारी पिघलकर खराब हो गई थी। और दुख भरे स्वर में वो खुद से बोलता है, हे भगवान, पहले ही गरीबी का अत्याचार कम है क्या हम लोगों पर? जो अब गर्मी का भी अत्याचार तूने हम गरीबों पर करना शुरू कर दिया। मेरी सारी मटका कुल्फी पिघल कर खराब हो गई। अब मैं घर पर क्या कमाई लेकर जाऊंगा? मेरी बेटी को जन्मदिन पर नई साइकिल चाहिए भगवान। अगर ऐसे ही कुल्फी पिघल पिघल कर खराब हो जाएगी तो मैं कैसे पैसे जोड़ पाऊंगा? कैसे अपना घर चलाऊंगा? कैसे अपने बच्चों का सपना पूरा करूंगा? उदास हुआ गोपाल वापस से अपने घर जाता है और गोपाल को जल्दी घर आता देख पूनम जल्दी से पानी का ग्लास लेकर उसके पास आती है और बोलती है, जी आप आज इतनी जल्दी घर पर आ गए हैं, सारी कुल्फी जल्दी खत्म हो गई क्या? अरे कहाँ, कुल्फी खत्म नहीं, खराब हो गई थी। खराब हो गई? पर कैसे? क्या हुआ? गर्मी ही इतनी ज्यादा है कि इंसान पिघल जाए तो कुल्फी क्या चीज है। मटके में रखी सारी बर्फ पिघल गई थी और सारी कुल्फी अभी पिघल कर एकदम गायब हो गई। जी मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, हमें मटका कुल्फी बेचने के लिए उसे आइसक्रीम वाली रेहड़ी की जरूरत पड़ेगी ही, लेकिन हम वो रेहड़ी कैसे लेकर आए? यही तो समझ नहीं आ रहा। जमा जमाया काम है मटका कुल्फी बेचने का मेरा। अगर कुछ दिन मैंने ये काम नहीं किया तो जो ग्राहक रोजाना मेरी मटका कुल्फी खाते हैं वो कहीं और से कुल्फी खाना शुरू कर देंगे और फिर मेरा काम ठप हो जाएगा। जी आप दिल छोटा मत कीजिए, हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। पूनम को गोपाल का ऐसे परेशान होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब वो कैसे भी करके अपने पति की मटका कुल्फी बेचने में मदद करना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन पूनम की सहेली सरला उससे मिलने के लिए उसके घर आती है। उस वक्त गोपाल कुल्फियाँ बेचने के लिए बाहर गया होता है। पूनम सरला को अपनी सारी परेशानी बताती है, जिस पर सरला पूनम से बोलती है, अगर तू कहे तो पूनम मैं तेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हूँ इस काम में। कैसी मदद बताओ ना, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हमारी कुल्फी या तो ज्यादा टाइम तक टिक सके और पिघलकर खराब भी ना हो। मेरे पति के पास मटका कुल्फी बेचने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है इन गर्मियों में। मेरे घर पर ना मेरे ससुर की व्हील चेयर पड़ी हुई है जिस पर बैठकर वो खुद चलते हैं। वो वाली तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पर इसका इस्तेमाल कुल्फी बेचने के लिए कैसे किया जा सकता है? देखो उसका जो पीछे का हिस्सा है उसमें तुम पेटी जैसा कुछ बांध सकती हो जिसमें ज्यादा बर्फ आएगी और फिर उसे चारों तरफ से ढक देना। उसमें ज्यादा देर तक बर्फ के रूप में ही रहेगी, पानी नहीं बनेगी और बाकी तो तुम नमक वगैरह डालते ही रहोगे। मैं तुम्हारी बात को कुछ हद तक तो समझ पा रही हूँ सरला। ठीक है, आज मेरे पति को आने दो, फिर मैं उनसे बात करती हूँ। अगर वो माने तो मैं तुम्हारे ससुर जी की व्हील चेयर को तुमसे ले जाऊंगी। ऐसे ही कुछ देर बाद सरला अपने घर चली जाती है। शाम को जब गोपाल कुल्फियाँ बेचकर आता है तभी पूनम खाना खाते वक्त सरला की सारी बातें गोपाल को बताती है और गोपाल उससे बोलता है, वैसे देखा जाए तो ये तरकीब काम तो कर सकती है। पापा क्या मेरी साइकिल नहीं आएगी? आएगी बेटा, जरूर आएगी। पहले पापा अपने काम के लिए जो चीज करना चाहते हैं वो कर ले, फिर तुम्हारी साइकिल भी जरूर ला कर देंगे। पापा अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप रहने दो, फिर कभी ले आना। बिल्कुल भी नहीं बेटा, जब तक तेरे पापा हैं कोई परेशानी नहीं है। तो इतना सोचो मत और आराम से खाना खा लो।
ठीक है, तो फिर मैं कल जाकर सरला के यहाँ से वो व्हील चेयर लेकर आ जाती हूँ। हाँ, तुम ले आओ और फिर मैं उसे अपने तरीके से तैयार भी कर लूंगा। ऐसे ही सब लोग खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन पूनम सरला की यहाँ से व्हील चेयर ले आती है और गोपाल कुल्फी बेचने को तैयार हो जाता है और व्हील चेयर को अपने मटका कुल्फी बेचने के लिए अपने तरीके से तैयार करने की कोशिश करता है। काफी मेहनत मशक्कत के बाद आखिरकार गोपाल उस व्हील चेयर को मटका कुल्फी बेचने के लिए तैयार कर लेता है और अगले दिन से गोपाल व्हील चेयर पर जो उसने बक्सा बनाया था उसके अंदर ढेर सारी बर्फ और नमक डालता है और उसके ऊपर अपनी तैयार की हुई सारी मटका कुल्फियों को रख देता है। और दिन के मुकाबले आज गोपाल की मटका कुल्फी ज्यादा ठंडी रहती है और पिघलती भी नहीं है। व्हील चेयर पर कुल्फी बेचने की ये तरकीब आखिरकार रंग लाती है। शाम को जब गोपाल कमाई करके जो पैसे घर लाता है उन पैसों को वो पूनम को देते हुए बोलता है, ये लो पूनम, ये आज की कमाई के पैसे हैं। जी आज तो अच्छी कमाई हुई है आपकी। हाँ, व्हील चेयर मटका कुल्फी बेचने की हमारी तरकीब काम कर गई। जी ठीक है, मैं पैसों को संभाल कर रख लेती हूँ। घर का राशन भी तो लेकर आना है। राशन ना, तुम थोड़ी थोड़ा ले आना पूनम, और थोड़े से पैसे बचा लेना। अब कैसे भी करके मुझे चिंकी को साइकिल लेकर देनी है। जी पर राशन तो बिल्कुल खत्म है और जितने पैसे आपने मुझे दिए हैं इसमें अच्छे से घर का राशन आ जाएगा। कोई बात नहीं, हम दोनों पति पत्नी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, पर इस बार चिंकी के लिए साइकिल जरूर लेकर आएंगे। गोपाल दिन रात मेहनत करता है और लगातार मटका कुल्फी बेचता रहता है। बढ़ती गर्मी के साथ साथ गोपाल की मटका कुल्फी भी अब लोग और भी ज्यादा खरीदने लगते हैं। देखते ही देखते चिंकी का जन्मदिन भी आ जाता है। पूनम और गोपाल चिंकी के लिए एक छोटा सा केक लेकर आते हैं और साथ ही साथ उसके आसपास के दोस्तों को भी बुला लेते हैं। चिंकी खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है और अपने सभी दोस्तों को केक खिलाती है। जिसके बाद चिंकी गोपाल से बोलती है, पापा आपने तो कहा था कि आप मेरी साइकिल लेकर आएंगे, तो फिर आप साइकिल नहीं लेकर आए। ऐसा हो सकता है कभी कि मेरी बेटी ने कुछ मांगा हो और मैं उसे लेकर ना आऊं। मैं तेरे लिए साइकिल लेकर आया हूँ। गोपाल चिंकी का हाथ पकड़कर उसे घर के आंगन में ले जाता है, जहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी साइकिल खड़ी थी। चिंकी साइकिल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर साइकिल चलाने लगती है। और तभी पूनम बोलती है, जी आप ये साइकिल कहाँ से ले आए? अरे वो मेरा शहर वाला दोस्त है ना, मनोज। वो अपना गांव वाला घर खाली कर रहा था और आज अचानक ही मेरी उससे मुलाकात हो गई। वो ये साइकिल उसके किसी काम की नहीं थी। उसने अपने बेटे को नई साइकिल लेकर दी है। वो इसे कबाड़ी वाले को बेच रहा था, तो मैंने अच्छा मौका देखकर उससे ये साइकिल खरीद ली। भगवान भी ना किसी तरीके से रास्ता दिखा ही देता है बच्चों की इच्छा को पूरी करने का। अरे वही तो। चलो अब चिंकी का जन्मदिन तो हो गया, अब अपना कुल्फी बनाने का काम शुरू कर लूं। मैं कल सुबह कुल्फी बेचने भी तो जाऊंगा। हर रोज की तरह गोपाल फिर से अपनी कुल्फी बनाने के काम में लग जाता है। अगली सुबह जैसे ही गोपाल उठकर घर के आंगन में जाता है तो वो देखता है कि आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं और जोर जोर से उनके गरजने की आवाज आ रही है। मौसम को देखकर गोपाल पूनम से बोलता है, लगता है पूनम आज जोरों की बारिश होने वाली है। जी हाँ, लग तो रहा है बारिश होने वाली है। फिर आप क्या करेंगे? आप कुल्फी बेचने जाएंगे? बरसात में तो कोई भी कुल्फी नहीं खाएगा। बरसात में तो लोग चाय पकोड़ा खाना पसंद करते हैं, कुल्फी थोड़ी ना कोई खाता है। तो जी जो हमने इतनी सारी कुल्फी बनाकर यहाँ रखी है उसका हम क्या करेंगे? सारी की सारी मटका कुल्फी खराब हो जाएगी। अब मौसम पर किसका जोर चलता है, इंतजार करके देख लेते हैं। अगर बरसात के बाद धूप निकल गई तो मैं कुल्फी यहाँ बेचने के लिए निकल जाऊंगा, लेकिन अगर बरसात आती रही तो फिर मैं कुल्फी बेचने नहीं जा पाऊंगा। गोपाल और पूनम बात ही कर रहे होते हैं, तभी जोरों की बरसात आना शुरू हो जाती है और बरसात के साथ साथ ओले भी गिरने लगते हैं। अब लगातार 2 दिन तक ऐसे ही बरसात और ओले गिरते हैं।
जिस वजह से मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। बारिश के दिनों के बाद जब फिर से गोपाल मटका कुल्फी बेचने के लिए निकलता है तो ठंडा मौसम की वजह से उसकी मटका कुल्फी कोई भी नहीं खरीदता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन गोपाल की मटका कुल्फी बस 2-4 ही मटका कुल्फी बिक पाती है। ऐसे ही शाम को जब गोपाल घर आता है कि तभी पूनम बोलती है, जी क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? होना क्या है, अब ठंडे मौसम की वजह से कोई भी कुल्फी नहीं खा रहा है। सारी की सारी मटका कुल्फी ऐसे कैसे घर वापस ले आया हूँ। ये तो बड़ी समस्या है, ऐसे तो हमारी मटका कुल्फी खराब हो जाएगी। पहले गर्मी की वजह से मटका कुल्फी पिघल जाया करती थी, अब बरसात की वजह से मौसम ठंडा हो गया है तो मटका कुल्फी बिक नहीं रही। पता नहीं भगवान क्यों मौसम के जरिए हम गरीबों की इतनी परीक्षा ले रहा है। जी आप चिंता मत करिए, अब इसमें हमारा या प्रकृति का क्या कसूर है। गर्मी हो भी तो इतनी ज्यादा हो रही थी, बारिश तो आनी ही थी। पर हमारे लिए तो कोई भी मौसम सुख का नहीं है ना। गर्मी में हम गर्मी से परेशान हैं, व्यापार सही से नहीं चल रहा। अब अगर धक्का लगाकर व्यापार चल भी गया तो बरसात ने उस व्यापार को ठप कर दिया। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? चिंकी अपने माता पिता की सारी बातें सुन रही होती है। तभी चिंकी अपने माता पिता के पास आती है और बोलती है, पापा अगर आप बुरा न मानो तो मैं कुछ कहूँ? बोलो बेटा, क्या बात कहना है? पापा मैं ये कहना चाहती हूँ, जरूरी नहीं है कि लोग सिर्फ गर्मी में ही मटका कुल्फी खाते हैं। मेरी स्कूल वाली मैडम बता रही थी वो तो सर्दियों में भी कुल्फी खाती है। शहर के लोग हर मौसम में कुल्फी खाते हैं। तो बेटा अब मैं तुम दोनों को छोड़कर शहर में कुल्फी बेचने के लिए थोड़ी ना जाऊंगा, और मेरे पास कोई साधन भी तो नहीं है ना। नहीं नहीं पापा, आपको शहर में कुल्फी बेचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि आप मटका कुल्फी के साथ साथ और भी कुछ चीजें बेचना शुरू कर दो। बेटा तू साफ सीधा बोलना कि क्या कहना चाहती है। मैं कहना चाहती हूँ कि आप मटका कुल्फी के साथ मसाले वाला दूध, मसाले वाली छाछ और मीठी छाछ ये सब बेचना शुरू कर दो। अगर ठंडा मौसम में लोग कुल्फी नहीं खाते तो दूध तो पी ही लेंगे। चिंकी की बात सुनकर पूनम और गोपाल एक दूसरे के चेहरों की तरफ देखते हैं और अब गोपाल अपनी बचत किए हुए थोड़े पैसों से मटका कुल्फी के साथ साथ मीठी और मसाले वाली छाछ और साथ में मसाला दूध बेचना शुरू कर देता है। अब जिस दिन ज्यादा गर्मी होती उस दिन गोपाल दूध और छाछ को ठंडा करके ले आता, और जिस दिन मौसम ठंडा होता उस दिन वो दूध और छाछ को बिना ठंडा किए ले जाता। अब जो लोग पहले से गोपाल से मटका कुल्फी खाया करते थे, अब वो लोग गोपाल के हाथों का बना हुआ मसाला दूध और मीठी मसाले वाली छाछ को भी काफी पसंद करते हैं। देखते ही देखते गोपाल का रुका हुआ काम फिर से चलने लग जाता है और गर्मियों का मौसम भी लगभग खत्म होने वाला होता है। लेकिन गर्मियों का मौसम खत्म होते होते गोपाल की मटका कुल्फी और बाकी अन्य पदार्थों से काफी अच्छी बचत हो जाती है। ऐसे ही एक दिन पूनम गोपाल से बोलती है, जी अब तो गर्मियाँ खत्म हो रही है, अब हम सर्दियों में क्या करेंगे? अब हम सदाबहार अपनी मटका कुल्फी का काम शुरू करेंगे। जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला सर्दियों में भी कोई मटका कुल्फी खाने आएगा क्या? जब एक बार लोगों की जुबान को कुछ अच्छा स्वाद मिलेगा ना तो वो बार बार जरूर आएगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। सर्दियों का मौसम आने दो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। जब तक गर्मियाँ बनी रहती हैं, तब तक गोपाल अपने मटके में कुल्फियाँ बेचता है। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आ जाती है, तब गोपाल अपनी बचत किए हुए पैसों से अपने लिए एक छोटी सी रेहड़ी खरीद लेता है, जिस पर अब वो ठंडा दूध की जगह गरम मसाले वाला दूध बेचना शुरू कर देता है और साथ ही साथ रबड़ी और मटका कुल्फी खाने का एक नया ऑफर भी शुरू कर देता है। और पहले की तरह ही गली गली जाकर लोगों को आवाज लगाकर अपनी मटका कुल्फी खाने के लिए बुलाने लगता है। शुरुआत के दिनों में तो गोपाल का काम बिल्कुल भी नहीं चलता है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और लगातार कोशिश करने लगता है। और देखते ही देखते जब लोग सर्दियों में भी उसकी मटका कुल्फी और गरम गरम मसाले वाला दूध का स्वाद चखते हैं, तो फिर एक बार फिर से गोपाल का काम चलना शुरू हो जाता है। और अब 12 महीने ही गोपाल मटका कुल्फी बेचकर पैसे कमाने लगता है।
देखा पूनम, मैंने कहा था ना कि अब हम 12 महीने कुल्फी बेच सकेंगे। अब मेरी मटका कुल्फी किसी मौसम में बिकनी बंद नहीं होगी। सही कहा आपने। मुझे तो लगा था कि नहीं होगा, कि सर्दियों में हमारी कोई मटका कुल्फी नहीं बिक पाएगी। अगर स्वाद अच्छा हो ना तो सब कुछ बिकता है, हर मौसम में बिकता है। बस हमें कभी अपने स्वाद से बेईमानी नहीं करनी है। बिल्कुल सही कहा आपने, बेईमानी तो कभी की नहीं है और ना करेंगे। तो बस फिर हमारा व्यापार भी कभी बंद नहीं होगा। मैं ऐसे ही गली गली जाकर मटका कुल्फी बेचता रहूंगा। अब ऐसे ही गोपाल 12 महीने अपना मटका कुल्फी बेचने का काम शुरू रखता है। हर बदलते मौसम के साथ गोपाल अपनी मटका कुल्फी के साथ साथ और भी कई चीजें बनाना बेचना शुरू कर देता है, और साथ ही गरीब गोपाल मटका कुल्फी बेचकर अपने और अपने घर वालों के हालातों को भी काफी हद तक सुधार लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। बीजापुर नामक एक गांव में एक अमीर सेठ दयाराम रहता था। जैसा उसका नाम था वैसा ही वो खुद भी था। भले ही वो पैसों से बहुत धनी था, परंतु उसके भीतर अहंकार का एक अंश मात्र भी नहीं था। उसके विवाह को 2 वर्ष बीत गए थे और उसकी पत्नी गर्भ से थी, इसलिए वो अपनी पत्नी का पहले से भी कई ज्यादा ध्यान रखता था। मैं चाहता हूँ कि मेरी संतान भी बिल्कुल मेरी तरह बने। मेरी संतान के भीतर कभी भी किसी तरह का अहंकार न आए। आप चिंता मत कीजिए जी, जब सबके लिए आपका स्वभाव इतना अच्छा है तो आपकी संतान भी बिल्कुल आपके जैसी ही होगी। कुछ महीने बीतते हैं और सुषमा अपनी संतान को जन्म देती है। उसके घर में एक बहुत ही सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया था। दयाराम ने बड़े ही धूमधाम से अपनी पुत्री के जन्म का समारोह पूरे गांव में करवाया। सब गांव वालों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई। पंडित जी उनकी पुत्री का नामकरण करने के लिए आए। हम आपकी पुत्री का नाम आयुषी रखते हैं, परंतु आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा। आपकी पुत्री के ग्रह नक्षत्र देखकर ये पता लग रहा है कि इनका व्यवहार बाद में अहंकारी होगा, इसलिए आपको इनकी परवरिश पर खास ध्यान देना होगा। परंतु पंडित जी, जहाँ तक मैंने सुना है और देखा है, संतान का स्वभाव तो उसके माता पिता के स्वभाव पर निर्भर करता है, क्योंकि बच्चा जैसा देखता है वैसा ही सीखता है। ना तो मेरे अंदर कोई अहंकार है और ना ही मेरी पत्नी के भीतर, तो हमारी पुत्री अहंकारी कैसे बनेगी? जरूरी नहीं है सेठ जी कि बच्चों का स्वभाव हमेशा माता पिता जैसा हो। कभी कभी स्थिति कुछ भिन्न भी हो जाती है। हाँ, आप ध्यान रखना। पंडित जी आयुषी का नामकरण करके वहाँ से चले जाते हैं, परंतु उनके जाने के बाद भी उनकी कही हुई बातें दयाराम के मन में घूमती रहती हैं। आज मैंने आपके लिए आपकी पसंद का भोजन बनाया है। इतने दिनों से रसोई घर में जा ही नहीं रही थी, तो आपको भी आपकी पसंद का खाना बनाकर नहीं खिला पा रहे थे, लेकिन अब मेरी तबीयत ठीक है, तो अब पहले की तरह ही हर रोज आपके लिए आपका पसंदीदा भोजन बनाऊंगी। सुषमा दयाराम की थाली में भोजन परोसती है और खुद भी खाना खाने के लिए बैठ जाती है। वो खाने का कुछ निवाला खाती है कि तभी उसका ध्यान दयाराम की थाली पर जाता है। उसकी थाली में भोजन यूं का यूं ही रखा था। अरे, आपने तो अभी तक खाना शुरू ही नहीं किया और आप लोग भी मुझे बड़े चिंतित लग रहे हैं। क्या बात है? कुछ नहीं सुषमा, बस पंडित जी ने जो कहा वही बातें मेरे दिमाग में घूम रही है। मैं आपकी चिंता समझ रही हूँ, परंतु आप इतना मत सोचिए और हम अपनी पुत्री की अच्छी तरह परवरिश करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि हम अपनी पुत्री को अच्छे संस्कार देंगे तो वो ऐसी नहीं बनेगी। सुषमा दयाराम को समझाकर उसके मन को हल्का करती है। इसी तरह कुछ वर्ष बीतते हैं, परंतु दयाराम हमेशा अपनी पुत्री की चिंता में ही रहता है। कुछ वर्ष बाद उनकी बेटी बड़ी होती है और उसके व्यवहार में उन्हें साफ साफ उसका अहंकार दिखाई देने लगता है। एक दिन घर में काम करने वाली रजनी उनकी बेटी के कमरे की सफाई कर रही थी कि तभी उसे वहाँ बहुत सुंदर इत्र की शीशी दिखाई दी। लगता है ये वही इत्र की शीशी है जो आयुषी दीदी लगाती है। मुझे उनके इत्र की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। मैं एक बार इस इत्र की शीशी पर नाम देखती हूँ तो अपने लिए भी यही खरीद के लाऊंगी। रजनी इत्र की शीशी पर इत्र का नाम देखने के लिए शीशी को उठाती है कि तभी आयुषी कमरे में आ जाती है और रजनी के हाथ में इत्र की शीशी देखकर उस पे चिल्लाने लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इत्र की शीशी को उठाने की? मुझे पता है कि तुम इसे चुरा कर ले जाने वाली थी। बहुत दिनों से तुम्हारी नजर है इस पर। नहीं दीदी, आप गलत सोच रही है। मैं तो बस इस इत्र की शीशी पर लिखा हुआ नाम पढ़ रही थी। मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो सोचा था कि बाजार से इसे खरीद लूंगी।
इसलिए बस इसके ऊपर लिखा हुआ नाम पढ़ रही थी। मेरे सामने ज्यादा होशियार मत बनो। तुम जैसे लोगों को ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और तुमने सोचा भी कैसे कि जो इत्र मैं लगाती हूँ वो इत्र तुम खरीद कर ला पाओगी? जितनी तुम्हें तनख्वाह मिलती है ना उससे 10 गुना कीमत का है ये इत्र। इतनी औकात नहीं है तुम्हारी कि इसे खरीद पाओ, इसलिए चुराने आई थी इसे। हाँ। नहीं दीदी, मैं इसे चुराने नहीं आई थी, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। चोर कहीं की, चुप करो तुम। अभी पिताजी से कहकर तुम्हें काम से निकलवाती हूँ। आज मेरे इत्र की शीशी चुरा रही हो, कल तो घर के गहने लूट कर ले जाओगी। रजनी आयुषी को बार बार समझाने की कोशिश करती है, परंतु आयुषी के भीतर तो उसका घमंड भरा था, इसलिए वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और सीधे उसे अपने माता पिता के सामने ले जाती है। माँ, पिताजी, इसने घर में चोरी करने की कोशिश की है, इसलिए इसे अभी के अभी काम से निकाल दीजिए। नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं तो बस दीदी के इत्र की शीशी पर लिखा नाम देख रही थी। मेरी माँ इतने सालों से आपके यहाँ पर काम कर रही है और मैं भी पिछले 3 सालों से यहाँ पर काम कर रही हूँ। जब आज तक हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया तो अब क्यों करेंगे? हमें क्या पता आज तक तुमने ऐसा कुछ किया है या नहीं किया। माँ और पिताजी तो कभी इन बातों पर ध्यान देते नहीं, वो तो तुम लोगों पर अंधों की तरह भरोसा करते हैं, परंतु मैं ऐसी नहीं हूँ। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। बस बस बहुत हो गया आयुषी, ये लोग हमारे घर पर इतने सालों से काम कर रहे हैं और आज तक इन्होंने कभी हमारा भरोसा नहीं तोड़ा। तुम्हें रजनी से इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए थी। रजनी, तुम अंदर जाकर अपना काम करो। परंतु माँ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी आयुषी। दिन ब दिन तुम्हारे भीतर का अहंकार बढ़ता ही जा रहा है। यदि अपना व्यवहार ऐसा ही रखोगी तो तुमसे कोई विवाह नहीं करेगा। मैं जितनी सुंदर हूँ और मेरे पिता के पास जितना धन है तो कोई भी लड़का मुझसे विवाह करने के लिए एक क्षण में तैयार हो जाएगा। यदि आज मेरा स्वयंवर किया जाए ना तो हर नगर के सबसे अमीर घराने के रिश्ते मेरे लिए आएंगे। पुत्री, अपने भीतर स्वाभिमान होना अच्छी बात है, परंतु अभिमान होना अच्छी बात नहीं है। यदि तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं होगा तो भले ही तुम्हारी शादी कितने भी अमीर घराने में हो, तुम्हारे पति के साथ कभी तुम्हारे रिश्ते अच्छे नहीं रह पाएंगे। इसलिए अपने व्यवहार को सुधारो। आयुषी के माता पिता उसे उसके व्यवहार को लेकर बहुत समझाते थे, लेकिन अपने पिता के धनी होने का घमंड उसके सर पर सवार था। एक दिन उसके लिए एक रिश्ता आया। वो खूब अच्छी तरह तैयार होकर बाहर लड़के वालों के सामने गई। आयुषी बेटा, तुम रसोई घर में जाकर सबके लिए अच्छी सी चाय बना कर ले आओ। क्या? लेकिन हमारे घर में तो काम करने के लिए एक नौकरानी है ना, तो फिर नौकरानी का काम मैं क्यों करूं? मैंने कभी किसी के लिए चाय नहीं बनाई, तो भला आज चाय क्यों बनाऊं? माफ कीजिएगा भाई साहब, परंतु आपकी बेटी तो बहुत ही अहंकारी है। मैंने तो सोचा था कि आपकी बेटी है तो उसका व्यवहार आपके जैसा होगा, परंतु मेरा सोचना बिल्कुल गलत था। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी आपकी बेटी के साथ नहीं कर सकता। आप क्या अपनी बेटी की शादी मेरे साथ नहीं कर सकते? मैं खुद ही आपके बेटे से शादी नहीं करूंगी। रंग रूप तो देखो जरा इसका, कितना भद्दा है। ऐसे लड़के से शादी करने से अच्छा तो मैं आजीवन शादी ही ना करूं। अरे बॉस, बहुत हो गया। पहले तो मुझे लगा कि आपकी बेटी केवल घमंडी है, परंतु ये तो बदतमीज भी है। चलो बेटा, चलते हैं यहाँ से। आज से आपकी और मेरी दोस्ती खत्म। अरे भाई साहब, ऐसा मत कहिए, रुकिए तो सही। लड़के वाले गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। आयुषी के बर्ताव की वजह से जो भी हुआ, उसके पिता को उस पर बहुत क्रोध आ रहा था। आज तुमने मेरा सर शर्म से नीचा कर दिया। तुमने अपने जीवन में खुद से कुछ नहीं कमाया। तुम्हें अहंकार है तो केवल मेरे कमाए हुए धन पर, तो मैं आज तुम्हें उससे बेदखल करता हूँ। मेरी संपत्ति और मेरी जायदाद पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? उन लोगों की वजह से आप मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं? मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम किसी की बात समझना ही नहीं चाहती हो। अब तो यही उचित है कि मैं बाहर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ और जो भी पहला व्यक्ति जो कुंवारा हो और शादी के इच्छुक हो, मैं उससे तुम्हारा विवाह करवाऊंगा, भले ही वो कोई भिखारी ही क्यों न हो। दयाराम गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में भ्रमण करते हुए उसे एक मोची दिखाई देता है, जो एक नव युवक था। दयाराम उसके पास जाता है। मोची, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम कुमारे हो? जी सेठ जी, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, परंतु आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना है, इसलिए मैं उसके लिए एक वर की तलाश में हूँ। मैं तुमसे अपनी पुत्री का विवाह कराना चाहता हूँ। यदि तुम्हें यह मंजूर है तो मुझे बताओ। परंतु सेठ जी, मैं तो एक मामूली मोची हूँ, आप भला मुझसे
अपनी पुत्री का विवाह क्यों कराना चाहते हैं? शायद यही ईश्वर की इच्छा है, इसलिए वो मुझसे ऐसा करवाना चाहते हैं। और मेरे लिए अमीरी गरीबी ज्यादा मायने नहीं रखती। तुम्हारे पिताजी को मैं जानता था और तुम्हें भी जानता हूँ कि तुम एक अच्छे लड़के हो, इसलिए अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कराना चाहता हूँ। मोची अपने पिता से बात करता है और दयाराम अपनी बेटी की शादी मोची से करवा देता है। शादी के बाद आयुषी पहली बार अपने ससुराल जाती है तो वहाँ की हालत देखकर उन लोगों को तरह तरह की बातें कहने लगती है। छी छी, ये घर है या कोई खंडर है? इस घर से बड़ी तो मेरे घर की रसोई थी। इतने छोटे से घर में आप इतने सारे लोग किस प्रकार से रहते हैं? पुत्री, ये घर भले ही छोटा है परंतु हम सब इसमें प्रेम से रहते हैं। तुम्हें भी धीरे धीरे इस घर की आदत हो जाएगी। अब से यही तुम्हारा असली घर है। ये मेरा असली घर कभी नहीं हो सकता। अभी पिताजी मुझसे थोड़ा गुस्सा है। जैसे ही उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो मुझे अपने पास बुला लेंगे। मैं ज्यादा समय तक यहाँ पे नहीं रहूंगी। आयुषी का पति रघु उसके व्यवहार से परिचित हो रहा था और कहीं न कहीं उसे भी ये समझ आ रहा था कि आखिर उसके पिता ने मुझ जैसे एक गरीब के साथ उसका विवाह क्यों किया। अगली सुबह सब लोग सोकर उठते हैं लेकिन आयुषी अपने बिस्तर से नहीं उठती। आयुषी, आज घर में तुम्हारा पहला दिन है और सब लोग तुम्हारे हाथ का बना खाने का इंतजार कर रहे हैं। तुम चलकर सबके लिए खाना बना लो। मैंने कभी आज तक अपने घर पे खाना भी नहीं बनाया है तो मैं तुम्हारे घर में खाना क्यों बनाऊं? और वैसे भी मुझे खाना बनाना नहीं आता। अपनी माँ से कहो, वही सबके लिए खाना बना लेंगी। रघु आयुषी से ज्यादा बहस नहीं करता और रघु की माँ सबके लिए खुद ही खाना बना देती है। शाम को रघु घर लौटता है। आयुषी, मैं तुम्हारे लिए ये फूलों का गजरा लेकर आया हूँ। लाओ, मैं इसे तुम्हारे बालों में लगा देता हूँ। क्या? दूर हटो मुझसे, मुझे ये सस्ती चीज पसंद नहीं है। अगर कुछ लेकर ही आना था तो कुछ महंगा लेकर आते ना। यदि मेरे पास कुछ महंगा खरीदने के लिए पैसे होते तो मैं तुम्हारे लिए वो भी खरीद कर ले आता, परंतु अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं है तो कुछ लेकर आने की जरूरत भी नहीं है। तुम जितने पैसे कमाते हो उनसे तुम रोटी खा लो, तुम्हारे लिए वही बड़ी बात है। इसलिए अपने पैसों को व्यर्थ मत करो, क्योंकि वैसे भी मुझे इन छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रघु को आयुषी की ऐसी बातों का बहुत बुरा लगता है लेकिन वो फिर भी उसे कुछ नहीं कहता। दिन ब दिन आयुषी का घमंड बढ़ता ही जाता है और तभी एक दिन गांव में एक मेला लगा था तो रघु आयुषी से कहता है, आयुषी, गांव में मेला लगा है, चलो हम दोनों मेला घूमने के लिए चलते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे साथ मेला देखने के लिए जाऊंगी? अगर मेले में मुझे कुछ पसंद आ गया तो इतनी औकात है तुम्हारी कि मुझे वो खरीद कर दोगे? कम से कम ऐसा तो मत कहो आयुषी। मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करने की कोशिश करता हूँ और पहले से भी अधिक काम करता हूँ ताकि तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकूँ। तुम्हें मेले में जो भी पसंद आएगा मैं तुम्हारे लिए वो खरीदने की कोशिश जरूर करूँगा। अच्छा ठीक है, वैसे भी मुझे मेले गए बहुत दिन हो गए तो चल पड़ती हूँ। आयुषी रघु के साथ मेले चली जाती है। वो वहाँ घूम ही रही थी कि तभी उसकी कुछ सहेलियों को वो मेले में दिख जाती है। उसकी सहेलियाँ उसके पास आती हैं। अरे आयुषी, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम मेले में आने वाली हो? हम भी तुम्हारे साथ आ जाते। अरे नीता, तुम भूल गई क्या? अब आयुषी की शादी हो गई है तो अब तो वो हर जगह अपने पति के साथ ही घूमेगी ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि अब आयुषी की शादी हो चुकी है। लेकिन आयुषी, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे पति क्या काम करते हैं? ये भी तुम्हारे पिता की तरह बड़े सेठ हैं क्या? अरे नीता, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही भुलक्कड़ हो गई हो। तुम्हें याद नहीं कि आयुषी के पिताजी ने उसकी शादी एक मोची के साथ करी थी? हमारे जीजा जी तो एक मोची है। अपनी दोनों सहेलियों की बात सुनकर आयुषी को बड़ा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसका पति भी उसके पीछे पीछे घर आता है। क्या हुआ आयुषी, तुम इस तरह मेले से चली क्यों आई? तो और मैं क्या करती? वहाँ पर दोनों मेरी इतनी बेइज्जती कर रही थी तो क्या मैं खड़ी खड़ी वहाँ पर सब सुनती? तुम्हारी वजह से मुझे लोगों की तरह तरह की बातें सुननी पड़ती है। मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। मैं आज के आज ही अपने पिता के घर जा रही हूँ। आयुषी अपना सामान बांधकर वहाँ से पिता के घर चली जाती है। माँ, पिताजी, बस बहुत हो गया। मैं एक दिन और भी अब उस घर में नहीं रह सकती। ना तो वहाँ पर किसी चीज की सुविधा है और तो और लोग मुझे कहते हैं कि एक मोची की पत्नी है। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं अब फिर से वहाँ पर नहीं जाऊंगी। यदि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना तो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन
अब वही तुम्हारा असली घर है। यहाँ पर तुम 1-2 दिन के लिए ठहर सकती हो, परंतु उसके बाद तुम्हें यहाँ से वापस जाना ही पड़ेगा। बेटी शादी के बाद अपने ससुराल में ही शोभा देती है। दयाराम अपनी बेटी के भीतर के अहंकार को नष्ट करना चाहते थे, इसलिए वो उससे इस प्रकार की बातें कर रहे थे। आयुषी 2 दिन अपने घर पर रुकी तो उसके पिता ने उसे वहाँ से अपने ससुराल जाने का आदेश दे दिया। तुम 2 दिन यहाँ पर रुकी और खूब अच्छी तरह से तुमने हमारे साथ समय भी बिताया, परंतु अब तुम्हें वापस अपने ससुराल जाना होगा। मैंने तुम्हारे पति को बुलावा भेजा है, वो तुम्हें लेने के लिए आता ही होगा। आप क्या कह रहे हैं पिताजी? अपनी बेटी को आपने इतना पराया कर दिया कि 2 दिन में ही उससे थक गए और वापस मुझे उस खंडर में भेज रहे हैं। वो कोई खंडर नहीं, परंतु तुम्हारा ससुराल है बेटी, और अब तो तुम्हारा असली घर वही है। चाहे तुम यहाँ पर कितने भी दिन रुक जाओ, लेकिन अंततः तो तुम्हें वहीं पर जाना होगा। कुछ देर बाद रघु आयुषी को लेने के लिए उसके घर आ जाता है और उसके माता पिता उसे वहाँ से विदा कर देते हैं। आयुषी अपने ससुराल पहुँचती है तो फिर से रघु के साथ लड़ना शुरू कर देती है। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कहाँ मैं बचपन से इतने अमीर घराने में पली बड़ी, और कहाँ तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। मैं बाहर जा रही हूँ, यहाँ पर दम घुट रहा है मेरा। आयुषी थोड़ी देर के लिए गाँव के बाजार में चली जाती है। तभी उसे वहाँ पर उसकी सहेली सीमा मिलती है। हे भगवान, ये सीमा यहाँ पर कैसे आ गई? अब ये फिर से मेरे मोची पति की बुराई करनी शुरू कर देगी और मुझे नीचा दिखाएगी। कैसी हो आयुषी? और तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं? सब ठीक है, तुम बताओ। सच बताओ तो कुछ भी ठीक नहीं। कुछ भी ठीक नहीं का क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अपने ससुराल से बहुत परेशान हूँ और उस घर में नहीं रहना चाहती, लेकिन मेरे माता पिता मेरी बात को समझ ही नहीं रहे। अरे लेकिन तुम वहाँ पर क्यों नहीं रहना चाहती? तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत धनी है और गांव में उनका बहुत बड़ा रुतबा है, तो फिर तुम उन्हें छोड़कर क्यों आना चाहती हो? केवल धनी होने से कुछ नहीं होता आयुषी। इंसान का असली धन तो उसका व्यवहार होता है। भले ही मेरे ससुराल वाले बहुत धनी हैं, लेकिन मेरे पति बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो नशा करते हैं और मुझे मारते पीटते हैं। मैं अपने ससुराल वालों से उनकी शिकायत करती हूँ तो वो मुझे ही चुप रहने के लिए कहते हैं। इससे तो अच्छा होता कि भले ही मुझे एक गरीब ससुराल मिल जाता जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार न करते। सीमा की बात आयुषी के दिल पर लग जाती है और कहीं न कहीं उसे लगता है कि भले ही उसका ससुराल गरीब है, लेकिन कभी उन्होंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि उसके तानों पर भी कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वो अपने ससुराल आती है और उस दिन के बाद उसका व्यवहार अपने आप ही बदलने लगता है। उसके ससुराल वाले भी ये सब देखकर हैरान थे। उसे अपने मायके गए भी पूरे 6 महीने बीत गए थे, तो उसके माता पिता को भी उसकी चिंता हुई और वो उसे देखने के लिए उसके ससुराल आए। ससुराल की हालत बहुत जर्जर थी, घर भी बहुत ही पुराना था, जिसे देखकर उसके पिता को भी अब थोड़ा बुरा लगने लगा था। बेटी, तुम्हारे ससुराल की हालत तो बहुत ही बुरी है। मैंने भले ही गुस्से में तुम्हारा ब्याह इस घर में कर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें इस हालत में और नहीं देख सकता। मैं फिर से तुम्हें अपनी संपत्ति का अधिकारी बनाता हूँ। तुम यहाँ पे रह सकती हो। नहीं पिताजी, अब यही मेरा असली घर है और मुझे यहाँ पर रहकर अच्छा लगता है। मेरे सास ससुर बिल्कुल आप दोनों की तरह हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे पति वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं और उनके कमाए हुए पैसों से मैं धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रही हूँ ताकि घर की मरम्मत करवा सकूं। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, आपकी बेटी को यहाँ पर कोई दुख नहीं है। आयुषी की ये बातें सुनकर उसके माता पिता हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके भीतर का अहंकार बिल्कुल नष्ट हो चुका था। दरवाजे के पीछे छिपा उसका पति रघु भी सारी बातें सुनता है और उसकी आंखें भर आती हैं। आयुषी के माता पिता उसके अहंकार को उसे दूर करना चाहते थे, जो हो चुका था। इसलिए आयुषी के पिता अपनी संपत्ति आयुषी के नाम पर कर देते हैं। लेकिन इतनी बड़ी संपत्ति की मालकिन बनने के बाद भी अब आयुषी के भीतर अहंकार का बीज दोबारा जन्म नहीं लेता। वो अपने माता पिता, सास ससुर और अपने पति के साथ एक सुखमयी जीवन बिताती है और अपने धन को दूसरों की सहायता के लिए एक स्रोत बना लेती है। उसे अंततः रघु से प्रेम हो ही जाता है और अपना बाकी का जीवन वो सबके साथ बड़ी ही खुशी से व्यतीत करती है।